9th क्लास में पहले तो 8 से आप प्रमोट हो गए विदाउट एग्जामिनेशन, ठीक है, बिना ही एग्जामिनेशन आप 8वीं से 9वीं में आ गए, ठीक है। तो ये एक प्रकार से आपके लिए खुशी की बात है, लेकिन खुशी के साथ साथ अब आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। क्यों? क्योंकि आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर नहीं है 8वीं क्लास में, ठीक है। तो इसलिए अब थोड़ा सा हमें ज़्यादा मेहनत करनी होगी, ज़्यादा थोड़ा सा मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको आपकी जो बुक लगी है NCERT, आप सभी को ये बुक परचेज करनी है। इट इज ऑथेंटिक बुक। ये एक प्रकार से साइंस में रामबाण है, ठीक है। तो ये सभी को ये बुक आपको परचेज करनी है। उसके बाद आपको NCERT के बारे में पता होना चाहिए कि इसका NCERT फुल फॉर्म क्या है, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, ठीक है। NCERT पढ़ रहे हो, NCERT का मतलब नहीं पता, उसकी फुल फॉर्म नहीं पता, उसका एस्टेब्लिशमेंट पता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चैप्टर का अपना फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। और ये भी ध्यान रखना, दिस बुक क्लासिफाइड इन 3 सेक्शन। कितने सेक्शन में क्लासिफाइड है? 3 सेक्शन के अंदर। कुछ पोर्शन हम यहाँ पे केमिस्ट्री का पढ़ेंगे, कुछ यहाँ पे बायोलॉजी का पढ़ेंगे, कुछ यहाँ पे फिजिक्स का पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे केमिस्ट्री वाला पोर्शन पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं बता रहा था आपको NCERT की फुल फॉर्म। तो यहाँ पे जो बुक आपकी लगी है वो NCERT, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो सेंटर में लगी हुई है, तो दिल्ली या दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो ही बुक आपको भी नसीब हो गई, ठीक है। वो जो IITian हैं जिन्होंने ये बुक को लिखी है, प्रोफेसर्स ने लिखी है, ठीक है, तो उसे बुक को आप पढ़ोगे, इसमें किसी प्रकार की गलती नहीं है, सब चीजें इसमें ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें NCERT की फुल फॉर्म क्या याद होना चाहिए? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1961 के अंदर, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो NCERT बुक पढ़ेंगे, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1961 में। एस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, ठीक है। अब इससे पहले सॉरी मेरे को जैसे आज क्या है 21 जून है, क्या है 21 जून है, और 21 जून एक प्रकार से पॉपुलर डे है। क्यों है 21 जून? क्योंकि इस डे को हम मनाते हैं वर्ल्ड योगा डे, वर्ल्ड और इंटरनेशनल और लगाते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे एक प्रकार से पूरे विश्व में मनाते हैं, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत है आपको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे 2014 के अंदर। उसके बाद अगले साल 2015 के अंदर 21 जून 2015 को पहला योगा डे मनाया गया था। पहला योगा डे मनाया गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना चाहिए आपको, पहला योगा डे मनाया गया था। तो पहला योगा डे कब मनाया गया था? 21 जून 2015। अब कैलकुलेट करो ये कौन सा है, जल्दी कैलकुलेट करो। ये है 7वां। कौन सा है ये? 7वां, ठीक है। 7th इंटरनेशनल योगा डे। टुडे वी विल सेलिब्रेट, मतलब मना रहे हैं, ठीक है। विल सेलिब्रेट 7th इंटरनेशनल योगा डे। ध्यान रखना, ठीक है। 2 चीजें ध्यान रखना, मैंने बताया आपको, एक 21 जून के बारे में, आप एक आपकी बुक्स के बारे में, NCERT बुक्स के। अब हम बात करते हैं टॉपिक्स के बारे में, ठीक है। तो अपना जो चैप्टर पहला है, पहला चैप्टर क्या है अपना, बताओ। मैटर इन आवर सराउंडिंग, क्या नाम है इस चैप्टर का? अपना टॉपिक क्या है बेटा? डियर स्टूडेंट, आवर टॉपिक
टॉपिक इज मैटर इन आवर सराउंडिंग, मतलब हमारे चारों तरफ कौन कौन से मैटर हैं, हमारे चारों तरफ कौन कौन से मैटर हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं मैटर क्या होता है। व्हाट इज मैटर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर। तो सबसे पहले हम मैटर के बारे में बताएंगे कि मैटर होता क्या है। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनीथिंग which occupy space and volume, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर स्पेस होता है, मतलब कोई जगह छोड़ता है, जगह घेरता है मतलब, और जैसे उसके अंदर क्या होता है वॉल्यूम। जैसे ये अपना मार्कर है, क्या है ये मार्कर, जैसे मार्कर के अंदर थोड़ा बहुत वजन भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर वॉल्यूम है। ठीक है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम के साथ साथ उसमें क्या है, मास भी है, उसके अंदर क्या है, वजन है। ठीक है, तो जैसे हमारा मार्कर हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, फैन हो गया, ठीक है, प्रोजेक्टर हो गया, सब चीजें क्या है, मैटर है। ठीक है, तो मैटर ऐसी चीज है जिसको रखने के लिए जगह चाहिए और जिसके अंदर वजन हो। ठीक है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई मास एंड हैव वॉल्यूम। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। ठीक है, समझ लो। अब मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि मैटर के एग्जांपल कौन कौन से हैं। जैसे मैं बोलूं आपको डस्टर, मैं बोलूं आपको पेन, मैं बोलूं आपको पेंसिल, मैं बोलूं आपको इमोशन, मैं बोलूं आपको लव, मैं बोलूं आपको हेट, मैं बोलूं आपको प्रेयर, मैं आपको बोलूं स्लिप। अब बताओगे कौन कौन से मैटर हैं और कौन कौन से मैटर नहीं है। तो डस्टर के अंदर वजन होता है, डस्टर को रखने के लिए जगह चाहिए, तो यहाँ पे मास भी है और स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये क्या है, डस्टर भी क्या है, मैटर है। चलो आगे चलते हैं। पेन, पेन को भी वजन होता है, वजन होता है ना, अरे होता है नहीं होता है, पेन में वजन होता है, तो पेन भी क्या है, मैटर है। पेंसिल भी क्या है, मैटर है। अब मेरे को बताओ इमोशन, इमोशन इमोशन होता है, जैसे इमोशन हमारे दिल से पैदा होते हैं, जैसे किसी के प्रति दया रखना, किसी के प्रति प्यार रखना, प्रेम रखना, ये सब क्या है, इमोशन है। क्या प्यार, प्रेम, घृणा, इमोशन, इनमें वजन होता है क्या, ये स्थान गिरती है क्या, नो। तो यहाँ पे इमोशन मैटर नहीं है। इमोशन इज अ नोट ऑफ एग्जाम्पल ऑफ मैटर। लव भी मैटर का एग्जाम्पल नहीं है, हेट भी मैटर का एग्जाम्पल नहीं है। प्रेयर, प्रार्थना होती है, प्रार्थना के अंदर तो वजन होता है क्या, नहीं होता है, तो प्रार्थना भी क्या होती है, प्रकार से मैटर नहीं है। स्लिप, नींद, नींद ऐसे कोई बोलता है मैंने 2 किलो नींद ले ली, मैंने 5 किलो नींद ले ली, कोई बोलता है ऐसे, तो नींद के और कैसे बोले भाई मेरी नींद तो एक पूरा बेड ही कवर कर लेती है, किसी का होता है ऐसा, नहीं होता है। तो स्लीप भी क्या होती है, स्लीप भी क्या होती है, मैटर नहीं होती है। तो ये सब चीजें ध्यान रखना। यहाँ पे डस्टर, पेंसिल, मतलब फिजिकल, फिजिकल का मतलब जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिससे हम पकड़ सकते हैं, जैसे मार्कर को पकड़ सकते हैं, पेन, पेंसिल, बुक, टेबल, फैन, सबको पकड़ सकते हैं, फिजिकली टच कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो वो एक प्रकार से किस कैटेगरी में आती है, मैटर की कैटेगरी के अंदर आती है। ठीक है, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मैटर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, मैं इसे साफ कर देता हूं। मुझे आशा उम्मीद है कि आपने बता दिया होगा। नोटेड, ओके। वैसे 8वीं क्लास में तुम्हारा एग्जाम लिया था, है ना, एग्जाम लिया था, उसके बाद ही हमने तो एग्जाम दिया था अपने स्कूल में। ठीक है, और उसके बाद बता देंगे। अब हम बात करते हैं
क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर का क्लासिफिकेशन। तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर, तुम्हारी इस बुक के अंदर देखो क्लासिफिकेशन तो दो प्रकार के होते हैं, लेकिन तुम्हारे यहाँ पे एक ही क्लासिफिकेशन करता है। एक तो होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। कितने क्लासिफिकेशन होते हैं? बेस्ड ऑन टू टाइप्स। Classification of matter is classified in two categories. First, physical classification and second, chemical classification. Okay, physical classification again categorized in three categories: solid, liquid, and gas. Solid, liquid और gas, ठीक है? और केमिकल क्लासिफिकेशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। यहाँ पे केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर प्योर सब्सटेंस होता है, मिक्सर होता है, प्योर के अंदर कंपाउंड होता है। लिखवा देता हूँ वैसे मैं आपको, प्योर सब्सटेंस, और एक होता है मिक्सर, ठीक है? प्योर सब्सटेंस और मिक्सर। प्योर के अंदर होता है तुम्हारा एलिमेंट होता है और एक होता है कंपाउंड। प्योर होता है, प्योर सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट होता है और कंपाउंड होता है। मिक्सर के अंदर, मिक्सर दो प्रकार के होते हैं, होमोजेनस मिक्सर एक होता है हेटेरोजेनस मिक्सर। देख देता हूं यहाँ पे, जूम करके देख लेना इसको, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेना, उसको जूम करके देख लेना। एलिमेंट के अंदर, फिर एलिमेंट के अंदर मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड, ठीक है? मेटल है, नॉन मेटल है, मेटेलॉइड है। कंपाउंड के अंदर भी तीन है, दो ही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होता है इनऑर्गेनिक, ठीक है? ये एक प्रकार से केमिकल क्लासिफिकेशन है जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। हम बात करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्लासिफाइड इन थ्री कैटेगरी: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद हम सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे, गैस के बारे में, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार। और सभी अपना जो वीडियो है उसको ऑन रखें, ठीक है? हमें देखिए कि कौन कौन बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुछ बच्चे अपना वीडियो नहीं कर रखा है, तो सभी से रिक्वेस्ट है अपना जो वीडियो है वो ऑन करें, जिससे हम आपको देख पाए, क्योंकि हमारे पास जो स्क्रीन लगी हुई है हमें पता है कितने स्टूडेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है? और अपने जो सजेशन है, अपनी जो प्रॉब्लम्स है हमें शेयर करें, ठीक है? ये आपको दिखाई नहीं दे रहा, आवाज समझ में नहीं आ रही, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें बिना हेजिटेशन के आप उसको मतलब मैसेज कर सकते हो, ठीक है? या हमारे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है? यस, अब हम बात करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। और एक बात ये ध्यान रखना कि क्लास में जब भी बैठो तो अपने पूरी डिसिप्लिन के साथ बैठना है, ठीक है? पूरे डिसिप्लिन के पास आपको आपका जो टाइम टेबल है वो आपको भेज दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयार रहना है। जैसे हम एक ऑफलाइन क्लास के अंदर बैठते हैं, उसी प्रकार हमें ऑनलाइन क्लास के अंदर डिसिप्लिन से बैठना है, अपने माइंड को अटेंटिव रखना है, ठीक है? माइंड को कंसंट्रेट करना है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? विदाउट कंसंट्रेशन वी कैन नॉट अचीव एजुकेशन। एजुकेशन के लिए हमें एक प्रकार से कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? डिसिप्लिन नेसेसरी इन एवरीथिंग, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। सबसे पहले हमने बात करा कि मैटर की डेफिनेशन क्या होता है, मतलब एनीथिंग व्हिच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस एंड वॉल्यूम, वो क्या होता है? मैटर होता है।
उसके बाद हमने देखा कि मैटर क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन, जो मैंने यहाँ पे आपके पास लिख रखा है। अब हम बात करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। चैप्टर दोस्तों कैन आई हैव दिस? ओके, हाँ इसके शॉर्ट, ठीक है। हाँ स्टूडेंट, तो हम बात करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इसमें मैंने 3 बताई थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सॉलिड। सॉलिड क्या होता है? जैसे ये क्या है, मार्कर भी क्या है, सॉलिड होता है, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास-पास होते हैं, ठीक है। तो सॉलिड के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज लिखता हूं। जैसे पहली प्रॉपर्टीज क्या होगी? सॉलिड हैव डेफिनेट शेप। सॉलिड की जो शेप होती है डेफिनेट होती है, निश्चित होती है, ठीक है। ये जैसे मार्कर है, इस मार्कर की साइज को हम ऐसा नहीं बना सकते और इस मार्कर की साइज को ऐसा नहीं बना सकते, इसकी शेप डेफिनेट होती है, ठीक है। इसको क्या पकड़ पाएंगे हम? कंफर्टेबल पकड़ने में नहीं, पकड़ने में कंफर्टेबल, ठीक है। इसलिए इसकी जो सॉलिड, जो भी सॉलिड होते हैं, पेन, पेंसिल, वो कुछ भी हो, वो उनकी शेप कैसी होती है? डेफिनेट होती है, ठीक है। डेफिनेट सॉलिड है डेफिनेट शेप। उसके बाद दूसरा पॉइंट है सॉलिड है डेफिनेट वॉल्यूम। इनके अंदर जो वजन होता है वो भी निश्चित होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट बात करते हैं इंटरस्पेस लेस। मतलब जैसे दो पार्टिकल हैं, ये है और ये है, तो इनके बीच में स्पेस नहीं मिलेगा। इनके बीच में क्या मिलेगा आपको? स्पेस नहीं मिलेगा। तो इंटरस्पेस क्या होता है? इनमें लेस, कम होता है, होता ही नहीं पहली बात, ठीक है। उसके बाद तीसरा है नॉन कंप्रेसिबल। इनको हम दबा नहीं सकते, इनको क्या नहीं कर सकते? इनको दबा नहीं सकते, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, सॉलिड की प्रॉपर्टीज हैं कि सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है, सॉलिड की डेफिनेट वॉल्यूम होता है, इंटरस्पेस लेस होता है, नॉन कंप्रेसिबल होता है। तो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, ठीक है। और सॉलिड के स्ट्रक्चर देखें, जैसे ऐसी स्ट्रक्चर होती है, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल पास-पास होते हैं, बिल्कुल क्या होते हैं? पास-पास होते हैं, ठीक है। इनके बीच में किसी प्रकार का स्पेस नहीं होता है, ठीक है। एकदम बिल्कुल क्लोज, इनकी जो पैकिंग होती है क्लोज पैकिंग होती है। कैसे पैकिंग होती है? क्लोज पैकिंग होती है, ठीक है। तो सॉलिड के बारे में ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, ये आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। क्या बात करते हैं? इसके एग्जांपल्स। एग्जांपल में जैसे आइस हो गई, बर्फ होती है, बर्फ कौन सी फॉर्म में होता है? मतलब पानी कितनी फॉर्म में होता है? 3 फॉर्म में होता है। पानी कितनी फॉर्म में होता है? 3 फॉर्म में। एक तो आइस के रूप में होता है, एक वाटर के रूप में होता है, एक वेपर के रूप में होता है। तो पानी ही एक ऐसी चीज है जो तीनों फॉर्म में होता है, इसलिए हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए, ठीक है। पानी एक प्रकार से सीमित है। यदि हम माने कि पूरे ओशन के अंदर, पूरे एक प्रकार से वर्ल्ड के अंदर 2% पानी पीने योग्य है, ठीक है। और बाकी का जो पानी है वो सारा सैलाइड वाटर है, जिसको हम पी नहीं सकते, इसलिए हमें पानी को बचाना है, ठीक है। तो आइस कौन सी स्टेट के अंदर होता है? सॉलिड के अंदर। वाटर कौन सी स्टेट के अंदर होता है? लिक्विड के अंदर। और वेपर किसी कौन सी स्टेट के अंदर होता है? जैसे भाप होती है ना, भाप, तो कौन सी स्टेट होती है? गैस स्टेट के अंदर। तो वाटर फाउंड इन 3 स्टेट, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? आइस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? आइस की बात कर रहे हैं। उसके बाद तुम्हारा पेन हो गया, तुम्हारा पेंसिल हो गया, तुम्हारी बुक हो गई, तुम्हारा स्टोन हो गया, ठीक है, तुम्हारी वुड हो गई, तुम्हारी टेबल हो गई, टेबल सब वुड की बनी होती है, ठीक है। ये सब क्या है? सॉलिड स्टेट है। इनकी
शेप डेफिनेट होती है, इनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है, इनके अंदर एंट्री स्पेस कम होता है, नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। तो ये सब किसके एग्जांपल है? दीज आर एग्जांपल ऑफ सॉलिड। समझिए, इसका स्क्रीनशॉट ले और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, साफ करो इसको। अब हम बात करते हैं आगे, इसको मैं साफ करूंगा। ठीक है, और पूरी मेहनत से पढ़ाई करनी है। ठीक है, घर वालों को धोखा नहीं देना है, पूरा हमें अपना पूरी एफिशिएंसी दिखानी है, हमें पूरा 100%। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट एज बार बार नहीं आती है, इसका भी कुछ पैरामीटर होते हैं, इसका भी कुछ टाइम होता है, इसलिए इसको एंजॉय भी करो प्लस में हार्ड वर्क भी करो। ठीक है, हार्ड वर्किंग करोगे तो कुछ बन जाओगे। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? अब हम बात करते हैं दूसरी बात, लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट मतलब फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर कौन सी स्टेट है? दूसरी। पहले सॉलिड स्टेट होगी और दूसरी बात करते हैं लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट के अंदर क्या बात करते हैं? डेफिनेट वॉल्यूम, मतलब लिक्विड हैव, ऐसे लिखते हैं इसका पहला पॉइंट, लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड का वॉल्यूम कैसा होता है? डेफिनेट होता है। ठीक है, कैसा होता है? डेफिनेट। उसके बाद लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। जिस शेप में डालोगे उसी का क्या ले लेता है? वो आकार ले लेता है। ठीक है, जैसे प्याली है, प्याली के अंदर पानी को डालेंगे प्याली का शेप हो गया, ग्लास के अंदर डालो ग्लास का शेप हो गया। तो इसलिए इसका जो वॉल्यूम है वो तो डेफिनेट होता है, लेकिन इसका जो शेप है वो चेंज हो सकता है। क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। तीसरा पॉइंट बात करते हैं हम, लेस कंप्रेसिबल। ये इसको थोड़ा सा हम कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे सॉलिड को बिल्कुल कंप्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड को थोड़ा कंप्रेस कर सकते हैं। सबसे ज्यादा कंप्रेस गैस को कर सकते हैं, उसके बाद हम किसको कर सकते हैं? लिक्विड को कर सकते हैं। और सबसे कम किसमें होती है कंप्रेसिबिलिटी? सॉलिड में होती है। यदि ऑर्डर पूछे तो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल क्या होता है? गैस होता है। उसके बाद क्या होता है? लिक्विड होता है। और सबसे बाद में क्या आएगा? सॉलिड आएगा। ठीक है, तो लिक्विड है डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, लेस कंप्रेसिबल और इंटरस्पेस मोर कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड स्टेट के कंपेयर इनके अंदर जो इंटरस्पेस होता है वो क्या होता है? ज्यादा हो सकता है। जैसे पानी है, पानी के अंदर हम हाथ डाल सकते हैं ना? क्या मैं स्टूल टेबल के अंदर हाथ डाल सकता हूँ? नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकता? क्योंकि उसके अंदर इंटरस्पेस नहीं था। इंटरस्पेस नहीं था, क्योंकि पानी के अंदर क्या होता है? इंटरस्पेस थोड़ा ज्यादा होता है। जैसे मैं बात करूँ इनके मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट की, तो इसके अरेंजमेंट ऐसे होता है, थोड़ा दूर दूर होते हैं, इतना दूर में नहीं होते, जैसे मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़ा दूर होते हैं। ठीक है, तो इंटरस्पेस मोर कंपेयर टू सॉलिड स्टेट। ठीक है, उसके बाद इसकी बात करते हैं हम एग्जांपल्स की। मतलब ऐसी कोई भी चीज जो लिक्विड फॉर्म के अंदर है, जैसे हम बात करें वाटर, जैसे हम बात करें मिल्क, जैसे हम बात करें ऑयल, ये सब क्या है? लिक्विड फेज के अंदर होते हैं। ये सब कौन से फेज में होते हैं? लिक्विड फेज के अंदर। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है। ठीक है, तो ये क्या है? दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड स्टेट। ठीक है, अब हमारा रिमेनिंग है वन। रिमेनिंग वन क्या है? गैस। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट लें और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है,
स्टेट है गैस स्टेट। गैस के अंदर कुछ भी बात मतलब जो सॉलिड में होती है वो लिक्विड में नहीं है, जो लिक्विड में है वो गैस में नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं। लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनेट सेम एज वेल एज वॉल्यूम। ना तो उसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है, ना उसकी शेप डेफिनेट होती है। ठीक है, जैसे कि फुटबॉल है, फुटबॉल के अंदर जब हवा डाली तो गोल हो गई, साइकिल के टायर के अंदर डाला तो उसकी शेप ले ली, तो उसकी शेप और उसका जो वॉल्यूम है अलग अलग है। जैसे फुटबॉल के अंदर जो हवा भरी थी उसको यदि हम साइकिल के टायर में डालें तो वो पता नहीं ज्यादा भी फूल सकती है, कम भी फूल सकती है, इसलिए उसका वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेट नहीं होता है, डेफिनेट नहीं होता है। ठीक है, तो लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एज वेल एज वॉल्यूम। यस, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिक्विड हैव मोर स्पेस कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। ऐसे सॉलिड में तो स्पेस होता ही नहीं है, इसलिए मैंने लिखा लिक्विड हैव मोर स्पेस कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या लिखा हूं मैं, ये होती गैस पार्टिकल आर मोर कंप्रेसिबल। हम गैस के पार्टिकल्स को ज्यादा से ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे सिलेंडर के अंदर पूरी सीएनजी भरी जाती है, क्योंकि उसको कंप्रेस कर सकते हैं, उसको दबा सकते हैं, उसको एक प्रकार से सिलेंडर में डाल सकते हैं। ठीक है, एलपीजी है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे ध्यान देना, जैसे ये है तो पिस्टन लगा हुआ है, इसके अंदर क्या है, गैस के पार्टिकल है। क्या है, गैस के पार्टिकल। अब हमने इसको क्या किया, कंप्रेस किया। कंप्रेस करने के बाद तो इसकी पोजीशन क्या रहेगी, ये पार्टिकल से दूर से, अब पार्टिकल कैसे आ गए, नजदीक आ गए। ठीक है, उसके बाद कंप्रेस करने के बाद ये पिस्टन पहले यहाँ पे था, अब पिस्टन कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। उसके बाद थोड़ा सा और भी कंप्रेस कर सकते हैं, तो कंप्रेस करने के बाद इसके पार्टिकल थोड़े ऐसे पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। अब इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। पहले पिस्टन की दूरी क्या थी, ज्यादा थी, अब पिस्टन की दूरी क्या होगी, कम होगी, और यहाँ पिस्टन की दूरी क्या होगी, बिल्कुल कम होगी। कहने का मतलब यहाँ पे जो गैस पार्टिकल है उसको कंप्रेस करने के बाद जो गैस पार्टिकल कंप्रेस होते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होते हैं। तो ध्यान देना कि जब गैस सिलेंडर होता है उसको ऐसे हिलाते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि उसके अंदर पानी भरा हुआ है। क्यों, क्योंकि वो क्या होता है, मोर कंप्रेसिबल होता है। क्या होता है, वो मोर कंप्रेसिबल होता है, उसको हम दबा सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देना। इसके यदि हम पार्टिकल्स के अरेंजमेंट की बात करें तो इसके पार्टिकल्स के जो अरेंजमेंट होता है दूर दूर होते हैं जैसे, ठीक है, बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो गैस के पार्टिकल क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स में क्या क्या हो सकता है, जैसे तुम्हारी सीएनजी होगी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी होगी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, और उसके बाद जैसे ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई। ये सब क्या है, गैस है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सब क्या है, these are the example of gases, these are the example of gases। ठीक है, तो मुझे आशा उम्मीद होगी कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले पाएंगे और इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, मैंने इसके एग्जांपल लिखवाए, ऑक्सीजन जैसे, और उसके बाद वाटर वेपर। वाटर वेपर के किसके एग्जांपल
गैस स्टेट का एग्जाम्पल, ठीक है। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने लिक्विड लिखा था, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, गैस लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पे आपको, गैस। गैस डू नॉट हैव डेफिनेट से एज वेल एज वॉल्यूम। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया है, लिक्विड किया है, तो यहाँ पे आपको गैस ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे गैस लिखा है, तो ध्यान देना है, ठीक है। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। उसके बाद हम इसको रिवाइज करते हैं कि हमने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले पाएंगे, ठीक है। साफ कर देता हूं इसको। उसके बाद तुम्हारे आगे टेम्परेचर आएंगे, जैसे केल्विन टेम्परेचर, डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर कितने होते हैं, 3 होते हैं। डिग्री टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड होता है, केल्विन होता है, फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। उसके बाद हम कुछ पढ़ेंगे सब्लिमेशन कंपाउंड क्या होते हैं इसी चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक बता देता हूँ आपको। यहाँ पे हमने सबसे पहले मेटल के बारे में पढ़ा, रिवाइज कर रहा हूँ, दोबारा से ध्यान से देख लेना। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, मेटल पढ़ा। क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले मेटल पढ़ा। और मेटल के बाद हमने मेटल की डेफिनेशन देखी। क्या देखी हमने, मेटल की डेफिनेशन देखी। मेटल की डेफिनेशन क्या होती है, एनीथिंग व्हिच हैव ऑक्यूपाई स्पेस एंड वॉल्यूम, उसको क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। उसके बाद हमने मेटल का क्या देखा, क्लासिफिकेशन देखा। क्या क्या देखा, सॉलिड के बारे में देखा, लिक्विड के बारे में देखा और गैस के बारे में देखा। सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है। इसके इन सभी के हमने क्या देखे, कैरेक्टरिस्टिक्स सॉलिड के देखे, उसके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देखा, उसके एग्जांपल्स देखे। ठीक उसी प्रकार लिक्विड का कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, उसके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देखा, उसके एग्जांपल्स देखे। ठीक उसी प्रकार गैस का हमने क्या देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, गैस के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देखा और गैस के पार्टिकल्स के क्या देखे हमने, एग्जांपल्स देखे, ठीक है। अब मैं कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, उसको आपको लर्न करना है, क्योंकि वो सब चीजें हमारे यहाँ पे आगे काम आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं साफ कर देता हूँ। कुछ एलिमेंट्स के उनके सिंबल लिख रहा हूँ, ठीक है, और उनका एटॉमिक नंबर लिखना है। तो वो आपको याद करना है, वो आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो होमवर्क आपको याद करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखता हूँ एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर, इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट, उसके बाद एलिमेंट के बाद उसका सिंबल, ये आपको याद करना है, समझ रहे हो, ठीक है, याद करना है। एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1 पे आता है हाइड्रोजन। क्या आता है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, ध्यान रखना, हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है। हम पढ़ेंगे तुम्हारे अगले चैप्टर में मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में, ठीक है। ये सब चीजें तुम्हारे नहीं है, 10th क्लास में है, सेकंड चैप्टर में, ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं H से। उसके बाद आता है हीलियम, हीलियम को रिप्रेजेंट करते हैं He से। तीसरा है लिथियम, 3 नंबर पे लिथियम को रिप्रेजेंट करते हैं Li से। 4 नंबर पे बेरिलियम, बेरिलियम को रिप्रेजेंट करते हैं Be से। ध्यान देना, पहला जो जैसे इसमें तो सिंगल एक ही था, जिसमें सिंगल एक है वो तो कैपिटल ही आएगा, और जिसमें 2 है उसमें पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, ठीक है। ऐसे यदि आपने लिख दिया He तो ये गलत हो जाएगा, ये He सही है, ठीक है।
तो ध्यान देना, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आपको लिखना है, एच बड़ा लिखना है, ई छोटा लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है एच भी बड़ा और ई भी बड़ा, ये गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग है, ये क्या है, रॉन्ग है, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। हीलियम को रिप्रेजेंट करते हैं He से, लिथियम को रिप्रेजेंट करते हैं Li से, L बड़ा I छोटा, बेरिलियम को रिप्रेजेंट करते हैं Be से, B बड़ा E छोटा। समझ लो क्या बोल रहा हूं मैं, मतलब यदि किसी का सिंबल के अंदर दो अक्षर हैं तो जो पहला अक्षर है उसको कैपिटल लिखना है और जो दूसरा अक्षर है उसको स्मॉल लिखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 5वें नंबर पे बोरोन। बोरोन को रिप्रेजेंट करते हैं B से, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, B से। उसके बाद आता है 6वां नंबर कार्बन। कार्बन को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, C से, C बड़ा आएगा, ठीक है, कैपिटल। उसके बाद 7 नंबर पे क्या आएगा, नाइट्रोजन। कल मैं पूछूंगा कि 1 नंबर पे क्या आता है भाई, आपको बताना होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H, ऐसे बताना है। मैं पूछूंगा नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे, उसका सिंबल क्या होता है, N, ऐसे बताना है, ठीक है। नाइट्रोजन के बाद 8 नंबर पे आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को लिखते हैं O से। उसके बाद ऑक्सीजन के बाद आता है 9 नंबर क्लोरीन। क्लोरीन को लिखते हैं F से। उसके बाद 10 नंबर पे आता है नियोन। नियोन को लिखते हैं Ne से। नियोन किस लिखते हैं, Ne से, ठीक है। 10 लिख दिए मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन। H, He, Li, Be, B, C, N, O, F, N। ध्यान दे लेना, ठीक है। मैं इससे पूछूंगा कैसे कि Na का सिंबल क्या होता है, Ne, ठीक है। उसका मतलब एलिमेंट कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे, ये सब चीजें, ठीक है। तो 10 हो गए। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। उसके बाद 11 से लेकर 20 तक, उसके बाद 21 से लेकर 30 तक, ज़्यादा याद नहीं करते, कम से कम हमारे एलिमेंट हैं 120 से 130 तक, हमें यहाँ पे 30 एलिमेंट्स याद करने हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। 5 मिनट हो जाए। हो गया तो 3 बज गए। 5 मिनट, ठीक है बच्चों। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। हमें बुक परचेज करनी है, साइंस 9th क्लास, दिख रहा है, सभी देख लेना, आगे से देख लेना, पीछे से देख लेना, कलर देख लेना इसका, ठीक है। इस पे एनसीईआरटी लिखा होगा, जैसे आप इसको खोलोगे तो इसमें देखो नीचे की तरफ एनसीईआरटी का लोगो बना हुआ है और यहाँ पे उसका एनसीईआरटी लिखा है, उसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है, ठीक है। तो ये बुक आपको परचेज करनी है, इस बुक से बाहर कुछ नहीं जाएगा। और आगे आने वाली जो कंपटीशन एग्जाम होती है उनमें भी यही आता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि मैटर क्या होता है, आपका चैप्टर नंबर 1 क्या है और चैप्टर नंबर 1 किससे बिलोंग करता है, केमिस्ट्री से बिलोंग करता है, बॉटनी से बिलोंग करता है, जूलॉजी से बिलोंग करता है या फिजिक्स से करता है। तो ये बिलोंग करता है केमिस्ट्री से, ये केमिस्ट्री वाला पोर्शन अपना चल रहा है, ठीक है। तो ये जो मैं आपको बताता जाऊँ उसको स्टेप बाय स्टेप उसको पढ़ते रहना है, ठीक है। और हमने मौज मस्ती बहुत दिनों से करती, बहुत मौज मस्ती की। कभी नहीं होता है कि दीपावली से लेकर होली तक छुट्टी, होली से लेकर दीपावली तक छुट्टी। ये पहला ऐसा इवेंट हुआ है कि इतनी छुट्टियां मिली, ठीक है। वो छुट्टियों से आप बोर हो गए हो, आपके